हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक 50 अंक का होता है, समय 2 घंटे का मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 है, पटेल एक्ट संबंधित है। विकल्प ए है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रचार से। विकल्प बी है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाए गए कानून से। विकल्प सी है प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। और विकल्प डी है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तो राइट आंसर सी है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। व्याख्या है कि पटेल एक्ट प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक व परिणात्मक वृद्धि से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है। विकल्प ए है पाठ्यचर्या का संकल्पना केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होना। विकल्प बी है पाठ्यक्रम के कुछ विषयों को रटंत पद्धति से मुक्त करना। विकल्प सी है विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। विकल्प डी है कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए ताकि छात्र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। विकल्प ए है 16 मार्च 1910। विकल्प बी है 20 मार्च 1911। विकल्प सी है 16 मार्च 1911। विकल्प डी है 20 अप्रैल 1911। राइट आंसर सी है 16 मार्च 1911। गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 को भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के समर्थन में विधेयक पेश किया था। और प्रश्न संख्या 4 है, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। विकल्प ए है दादा भाई नौरोजी। विकल्प बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और विकल्प सी है महात्मा गांधी ने। विकल्प डी है जवाहरलाल नेहरू ने। हंटर कमीशन के सामने दादा भाई नौरोजी जी ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का प्रस्ताव रखा था। प्रश्न संख्या 5 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। विकल्प ए है हंटर आयोग से। विकल्प बी है 1813 के चार्टर एक्ट से। विकल्प सी है मैकाले के मिंट्स से। और विकल्प डी है वुड के डिस्पैच से। तो राइट आंसर है दोस्तों विकल्प बी, ठीक, जो 1813 में चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी शिक्षा और पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के बीच विवाद को जन्म दिए, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 6, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष थे। विकल्प ए है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। विकल्प बी है श्री एम.टी. व्यास। विकल्प सी है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। और विकल्प डी है डॉक्टर ताराचंद। राइट आंसर सी हो जाएगा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, कोठारी आयोग 1964 से 66 का उद्देश्य भारत में एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करना था, जो बाद में 10+2+3 प्रणाली का आधार बनी। और प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। विकल्प ए है 8वीं पंचवर्षीय योजना। विकल्प बी है 9वीं पंचवर्षीय योजना। विकल्प सी है 10वीं पंचवर्षीय योजना। और विकल्प डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर भी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो 1997 से 2002 की 9वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य था बाल श्रम को समाप्त करना था। ठीक है, जो बाल श्रम हो रहे हैं उनको जो है रोकना था। प्रश्न संख्या 8 है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया।
विकल्प ए है 2001 में, विकल्प बी है 2002 में, विकल्प सी है 2003 में, विकल्प डी है 2004 में। तो राइट आंसर है बी 2002 में। 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान, जिससे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने पर जोर दिया गया था ताकि बच्चे स्कूल जाएं और पढ़ाई करें। इसको जोड़ने के बाद भी दोस्तों जो मध्याह्न भोजन दिया जाता था उनको उसको भी लक्ष्य रखा गया था कि बच्चे जो है एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा लें। ठीक है। और प्रश्न संख्या 9 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार शुरू किया गया है। विकल्प ए है केरल राज्य में, विकल्प बी है मध्य प्रदेश में, विकल्प सी है राजस्थान में, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 की स्थापना के बाद 26 जनवरी 1989 को केरल में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू हुए। ठीक। और प्रश्न 10वां है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, तो किससे संबंधित है हमको इसको बताना है। तो विकल्प ए है 0 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए, विकल्प बी है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, विकल्प सी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, विकल्प डी है 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, जिसमें प्ले स्कूल, नर्सरी और केजी शामिल होते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, यशपाल समिति का गठन किया गया। तो बताइएगा कब गठन किया गया था, यशपाल समिति का गठन कब हुआ। विकल्प ए है 1990 में, विकल्प बी है 1991 में, विकल्प सी है 1992 में, विकल्प डी है 1993 में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 1992 में। ठीक है। यशपाल समिति का गठन 1992 में हुआ था, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार और अकादमिक बोझ को कम करने पर ध्यान देना था। और अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। जो बुनियादी शिक्षा है उनमें से कौन है इनमें जो संबंधित नहीं है। विकल्प ए है महात्मा गांधी, विकल्प बी है जाकिर हुसैन, विकल्प सी है बीजी खेर, विकल्प डी है एस.के. सिन्हा। राइट आंसर सी है दोस्तों बीजी खेर। राइट आंसर बीजी खेर हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा नई तालीम की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी, जिसे जाकिर हुसैन और एस.के. सिन्हा ने आगे बढ़ाया। बीजी खेर इससे सीधे संबंधित नहीं थे, इसलिए राइट आंसर यही हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 13 है, मिड डे मील योजना का उद्देश्य नहीं है। विकल्प ए है बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना और नामांकन बढ़ाना, विकल्प बी है बच्चों को स्वस्थ एवं पोषित बनाना, विकल्प सी है शिक्षा में अपव्यय और ड्रॉप आउट दर को कम करना, और विकल्प डी है कुपोषण की समस्या को दूर करना। राइट आंसर डी हो जाएगा मिड डे मील योजना। ठीक है। जो मिड डे मील योजना है दोस्तों, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पोषण प्रदान करना और उनकी शारीरिक व मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देना, न कि ठहराव और नामांकन बढ़ाना। और प्रश्न संख्या 14 है, शिक्षा सम्मेलन 1901 में आयोजन किया गया था। विकल्प ए है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, विकल्प बी है लॉर्ड रिपन द्वारा, विकल्प सी है लॉर्ड कर्जन द्वारा, विकल्प डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है। जो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है। और व्याख्या है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें ब्रिटिश शासन के तहत शिक्षा सुधारों की योजना बनाई गई थी। और आगे देखें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 15 है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 15, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। विकल्प ए है 1970 में, विकल्प बी है 1975 में, विकल्प सी है 1976 में, विकल्प डी है 1980 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थान दिया गया, जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को शिक्षा से जोड़ें और कानून बनाने का अधिकार मिले। ठीक है। और अति लघुत्तरी चलते हैं दोस्तों अति लघुत्तरी की तरफ। तो अति लघुत्तरी में प्रश्न संख्या 16 है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। उत्तर है
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाए, 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, प्राचीन ग्रंथ की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में सहायता मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मैकाले की शिक्षा नीति महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा? उत्तर है, मैकाले की शिक्षा नीति महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसने भारतीय समाज और शिक्षा की व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। इस नीति ने भारतीयों को एक नई दृष्टि दी, लेकिन इसके साथ ही भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न किया। फिर भी इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा में सुधार हुआ और पश्चिमी विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। आगे देखेंगे तो प्रश्न संख्या 18 है, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स वुड की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक विशेष डिस्पैच भेजा था। इस प्रेषण में भारत के प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया गया था। इसी तरह उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपव्यय व अवरोध का अर्थ स्पष्ट करना है तो देख लेते हैं दोस्तों पॉइंट पॉइंट करके। पहला है, अपव्यय का अर्थ है कि बच्चा प्राथमिक विद्यालय पूरी करने से पहले ही विद्यालय छोड़ दे, और दूसरा है, अवरोधन का अर्थ है कि बच्चा 1 साल से अधिक समय तक किसी एक ही कक्षा में बना रहे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है, पी मोस्ट, यहाँ पर होगा पी मोस्ट कार्यक्रम। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। ठीक, पी मोस्ट, तो यहाँ पर पी मोस्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पी मोस्ट सेवारत अध्यापकों के लिए एक विस्तृत अभिमुखीकरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नत बनाना है। प्रश्न संख्या 21 है, एसओपीटी किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? ठीक है, तो बताना है कि एसओपीटी जो है वह किस अध्यापकों के लिए जो है यह चलाई गई थी। तो उत्तर है, यह कार्यक्रम विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, जो प्राथमिक के विद्यालय हैं दोस्तों, उनमें जो शिक्षक हैं उनके लिए तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षकों के शिक्षण कौशल को सुधार करना, जैसे शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना और बच्चों को बेहतर शैक्षिक अनुभव और शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, और देखें दोस्तों प्रश्न संख्या 22 लेते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मुख्य रूप से किन कार्यों से संबंधित है? तो बताना है, संक्षेप में बताइए क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन, तकनीकों एवं दक्षता का विकास। और दूसरा है, बालिका शिक्षा की उचित व्यवस्था। तीसरा है, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना करना। और आगे देखें दोस्तों, तो चौथा पॉइंट है, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। प्रश्न संख्या 23 है, विद्यालय मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, विद्यालय के भीतर और बाहर उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत पहचान करना, विशेष रूप से उन संसाधनों पर ध्यान देना जो अपेक्षित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों का प्रभाव उपयोग हो और वे शिक्षण के लिए उपयुक्त हों। ठीक है, और आगे देखें प्रश्न संख्या 24 है,
पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु किन किन क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है? बताइएगा। उत्तर है दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। इसके अंतर्गत रोचक, मनोरंजक और उद्देश्यपूर्ण खेल गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में अच्छी आदतें और नैतिक मूल्य का विकास किया जाता है। और आगे देखें, प्रश्न संख्या 25 है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? उत्तर है, निम्नलिखित योजनाएं इस अभियान के तहत चलाई जा रही है। पहला है मिड डे मील योजना, दूसरा है बालिका शिक्षा योजना, तीसरा है शिक्षक प्रशिक्षण और चौथा है वर्ग कक्षों का निर्माण, पांचवा है नवीन शिक्षण उपकरणों की उपलब्धता, छठवां है बालिका शिक्षा योजना, सातवां है आधुनिक पाठ्यक्रम, आठवां है शिक्षा में आईसीटी सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग और नौवां है शिक्षा का निगरानी और मूल्यांकन, दसवां है समाज की भागीदारी को बढ़ावा देना। अब देखें प्रश्न संख्या 26, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए क्या प्रावधान है? उत्तर है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में समाज के वंचित वर्गों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं बीपीएल अर्थात गरीबी रेखा के नीचे वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। मॉनिटरिंग के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है देख लेते हैं। पहला है निगरानी और मूल्यांकन, दूसरा है शैक्षणिक संदर्भों की समीक्षा, तीसरा है विद्यालय का निरीक्षण, चौथा है संभावित सुधारों का क्रियान्वयन। प्रश्न संख्या 27 है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं? ठीक है, जो निःशुल्क शिक्षा है और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, इन पर हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए चर्चा कर लेते हैं। उत्तर हो जाएगा, जाति प्रथा और सामाजिक रूढ़ियों के कारण कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और उनका विवाह छोटी उम्र में कर देते हैं। और दूसरा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों और तकनीकी संसाधनों में काफ़ी अंतर है। और तीसरा है शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में कमी। ठीक है, जो शिक्षा प्रणाली है उनमें गुणवत्ता की कमी एक भी कारण ये भी है। और चौथा है स्कूलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे भवन, उपकरण और अन्य सुविधाओं की अभी भी कमी बनी हुई है। ठीक है, तो कहीं कहीं क्या बहुत ही जगह दोस्तों अभी कमी दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताओं के विषय में संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा परियोजना में से एक है। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत प्रबंधन, भागीदारी, प्रक्रियाओं, समावेशित और क्षमताओं का निर्माण के साथ साथ जिला विशिष्ट योजना को बढ़ावा देकर प्रारंभ शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29, संपूर्ण साक्षरता अभियान की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहला है निरक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, दूसरा है औपचारिक शैक्षणिक व्यवस्था में समानता प्राप्त करना, तीसरा है सामुदायिक कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना और सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान कर एक शिक्षित समाज का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? उत्तर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा से आशय 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से है। यह अधिनियम बच्चों को प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करने की सुनिश्चितता
प्रदान करता है। ठीक है, यह जो अधिनियम 2009 है, यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 1 से 8 तक जो क्लासें चलती हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना है, और यह जो है अनुच्छेद 21 के का में बताया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 है, हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का आवश्यकता क्यों महसूस की गई? उत्तर है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट NCLP की आवश्यकता हमारे देश में कई कारणों से महसूस की गई, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है बाल श्रम की उच्च दर। भारत में बड़ी संख्या में बच्चों की कामकाजी जीवन में व्यस्त थे, खासकर गरीब और कमजोर वर्ग में बच्चे जो हैं वह जो हैं व्यस्त थे दोस्तों। यह बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यधिक हानिकारक था। ठीक है, शारीरिक रूप से तो था ही, मानसिक रूप से भी जो है बहुत ही हानिकारक था। और दूसरा हेडिंग है दोस्तों शिक्षा का अभाव। बाल श्रम में लगे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, इसके कारण वे जीवन में समग्र विकास से वंचित रह जाते थे। अगला हेडिंग है तीसरा, शारीरिक और मानसिक नुकसान। जो बाल श्रमिक बच्चे हैं दोस्तों उनका शारीरिक और मानसिक नुकसान भी होता था। तो हेडिंग है दोस्तों, ठीक है, बाल श्रम के दौरान बच्चों को शारीरिक और मानसिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। कई बार बच्चों को खतरनाक और कठिन कामों की उम्मीद की जाती थी, जैसे कि मजदूरी करना, निर्माण कार्य करना, घरेलू काम करना आदि। और चौथा है दोस्तों सामाजिक असमानताएं और गरीबी। गरीबी और सामाजिक असमानताएं बाल श्रम को बढ़ावा देती हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती थी कि वे बच्चों को काम करने के लिए भेजने को मजबूर थे। और प्रश्न संख्या 32 है, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है, इसको बताना है। तो देख लेते हैं दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर है न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लर्निंग लेवल MLL एक ऐसा उपागम है जिसका मकसद सभी बच्चों को समान गुणवत्ता की शिक्षा देना होता है। यह सामान्य के साथ काम करता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ठीक है, और अगला हेडिंग है न्यूनतम अधिगम स्तर और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता। पहला है इसमें शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार। ठीक, यह हेडिंग है जब बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उनके शैक्षिक परिणामों में सुधार करता है, वे शिक्षण प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रहते हैं। और दूसरा है व्यक्तिगत विकास। ठीक है, इसमें बच्चों को बुनियादी कौशल जैसे कि पढ़ना लिखना सही तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और तीसरा है समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को शिक्षा में समान अवसर मिले, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे भी जैसा हो, मतलब उनको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और चौथा है सकारात्मक सामाजिक प्रभाव। यदि बच्चों को न्यूनतम अधिगम स्तर तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो यह उनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। और प्रश्न संख्या 33 है, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? तो क्या क्या सुझाव थे देख लेते हैं। हेडिंग है यशपाल समिति के मुख्य सुझाव। इसमें पहला है बच्चों को अन्वेषण, अनुभव और खेल के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने के प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा होगी और वे शिक्षा को आनंददायक अनुभव मानेंगे। दूसरा है इसे वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने की आवश्यकता थी ताकि बच्चे अपनी शिक्षा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। तीसरा है समिति ने बच्चों को रटने पर आधारित शिक्षा से
दूर रखने की बात की। इसके बजाय मूलभूत समझ और गहरी सोच पर जोर देने की सिफारिशें की। बच्चों को चीज़ों के पीछे के कारणों और सिद्धांतों को समझने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि न केवल उन्हें तथ्य याद करने के लिए मजबूर किया जाए। ठीक है। और चौथा है, समिति ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे बदलती शिक्षण विधियों और नए पाठ्यक्रम के अनुरूप अपने तरीके अपडेट कर सकें। शिक्षक बच्चों के साथ सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहयोगपूर्ण रिश्ते स्थापित कर सकें। प्रश्न संख्या 34 है, केवल दस्तकारी के द्वारा संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इस कथन के आधार पर बुनियादी शिक्षा की समीक्षा कीजिए। देखते हैं उत्तर दोस्तों। उत्तर है, गांधी जी ने वर्धा सम्मेलन 1937 में भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष बुनियादी शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का आधार एक व्यावसायिक क्राफ्ट को रखा और उसका उद्देश्य था कि शिक्षा का कार्य केवल मानसिक शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि उसे हाथ व केंद्रियों के माध्यम से प्रारंभ करके मानसिक स्तर तक पहुंचाना और साथ ही मानव के हृदय व आत्मा का भी उन्नयन करना है। प्रश्न संख्या 35 है, सन 1813 में आज्ञापत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को किस प्रकार एक नई शिक्षा प्रदान की। उत्तर है, सन 1813 के चार्टर एक्ट ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नई दिशा तय की थी। और इसमें पहला पॉइंट है, इसने भारत में पश्चिमी शिक्षा और संस्कृत की नींव रखी। और अगला है, इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। अगला है, इसने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि मंजूर की। अगला है, इसने मिशनरियों को भारत आने की आधिकारिक अनुमति दी। और आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, इसने भारतीयों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी कंपनी को दी। और अगला है, इसने भारतीय साहित्य को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए और इससे विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए। ठीक। और अगला है, इसने भारतीयों को पाश्चात्य भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया। ठीक। और अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 36 है, निस्यंदन सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो उत्तर बताना है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा, भारत में शिक्षा के विस्तार के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित किया जाए या केवल उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर क्या था, न्यूनतम खर्च करना चाहती थी। ठीक है। और लॉर्ड मैकाले जन शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। ठीक। उसका विचार था कि उच्च वर्ग का निर्माण आवश्यक है, ताकि वे शिक्षा प्राप्त करने के बाद सामान्य जनता के बीच जाकर ज्ञान का प्रसार करे। 1837 में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा उद्देश्य निम्न वर्गों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं है, बल्कि ऐसा वर्ग तैयार करना है जो अपनी शिक्षा का कुछ भाग निम्न वर्ग तक पहुंचा सके। ठीक है। तो जो लॉर्ड मैकाले था उसने क्या कहा था कि उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग अपने से निम्न वर्ग को शिक्षा देंगे, निम्न वर्ग अपने से नीचे को शिक्षा देंगे। ठीक है। इन्हीं को जो है निस्यंदन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो अगला है, इस सिद्धांत को निस्यंदन सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अनुसार शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाती थी और यह ज्ञान धीरे धीरे निम्न वर्ग तक स्वतः प्रसारित हो जाता था। ठीक है। और अगला है प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु दिए गए सुझाव लिखिए। उत्तर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। क्या क्या थे। पहला है कि प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया, ताकि सभी बच्चे क्या हों, शिक्षित बने और शिक्षा ग्रहण करें।
और अगला है दूसरा पॉइंट, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल भेजना और वहां बनाए रखना, ठीक, ताकि जो है जो ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे वह ना होने पाए और बच्चे जो है पढ़ाई करते रहें। ड्रॉप आउट दर को कम करने का प्रयास किया गया। और अगला है तीसरा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु नई पद्धतियां अपनाने पर जोर दिए गए। चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, प्राथमिक विद्यालयों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू किया गया। पांचवा पॉइंट है मातृभाषा में शिक्षा, 5वीं कक्षा तक के शिक्षण मातृभाषा स्थानीय भाषा में कराने की अनुशंसा की गई, ताकि जो 5 तक के बच्चे हैं वह अपने मातृभाषा में जो टूटी फूटी बोलते हैं उन्हीं भाषा में जो है बच्चों को बात की जाए, उन्हीं भाषा में समझाया जाए। और छठवां पॉइंट है संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, उच्च शिक्षा में संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं के अध्ययन के विकल्प दिए गए। और प्रश्न 38 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं क्या है? उत्तर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? पहला है शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। दूसरा है संवेदनशीलता की कमी, बच्चों की भावनात्मक और मानसिक जरूरतों को सही ढंग से नहीं समझा जाता। तीसरा है शिक्षण सामग्री का अभाव, प्रभावी शिक्षण सामग्री संसाधनों की कमी। चौथा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक असमानता, गरीब तबके के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। पांचवा है विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में कमी है, ठीक, जो विद्यालय है वह पर्याप्त नहीं है। और छठवां पॉइंट है महिलाओं की भूमिका, माता पिता और समाज में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, ठीक है, अभी जो माता पिता हैं वही नहीं जागरूक हो पाए हैं तो बच्चों को क्या जागरूक करेंगे दोस्तों। सातवां है नई शिक्षा नीतियों और विकास योजनाओं का अभाव, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नवाचारों की कमी। और आठवां पॉइंट है अवधारणाओं और पाठ्यक्रम की सीमाएं, बच्चों की उम्र के अनुसार उपयुक्त पाठ्यक्रम की कमी। नवा है माता पिता की जागरूकता की कमी, वे इस स्तर की शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। 10वां पॉइंट है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, छोटे बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। प्रश्न संख्या 39 लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 है शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। इसके लिए प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? पहला है स्व शिक्षा के लिए आवश्यक पत्राचार पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग स्वयं को शिक्षित कर सकते हैं। और दूसरा है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों हिसाब किताब रखना, खरीदारी करना आदि। तीसरा है साक्षरता प्रसार के लिए आवश्यक, शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भी साक्षरता का प्रसार कर सकते हैं। और चौथा है व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमता और कौशल को विकसित कर सकता है, जिससे समाज में उसका योगदान बढ़ता है। और प्रश्न संख्या 40 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 ने शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावशाली बढ़ाने के लिए कई मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इसके मुख्य निम्न बिंदु हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षक की भूमिका, शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत न होकर बच्चों को सिखाने में सहायक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं, ठीक है। वह केवल क्या है कि जो शिक्षक हैं केवल ज्ञान का स्रोत ही ना हो, मतलब ज्ञान ही देते रहें, व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाएं, ठीक है। तो यह पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है
दूसरा है सीखने की प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाना, बच्चों को कक्षा में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिले। और तीसरा है समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास पर समान रूप से ध्यान देना। चौथा है मातृभाषा में शिक्षा, बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई करने का अवसर देना। पांचवा है सामाजिक और नैतिक मूल्य, शिक्षा में नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव को शामिल करना। छठवां है सीखने का आनंददायक वातावरण, बच्चों को बोझ रहित शिक्षा देने पर जोर। और सातवां है सतत और व्यापक मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली में सुधार कर बच्चों का सतत आकलन करना। और आठवां है लैंगिक समानता, शिक्षा में लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देना। यह था प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन।